जय हिंद दोस्तों, मैं रवि रंजन राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथ ही साथ आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग मौलिक अधिकार के पार्ट 3 के महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन करेंगे, जो बिहार एसएससी, बीपीएससी 17वीं, बिहार दरोगा एवं तमाम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए आज के पहले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का पहला सवाल है, मूल अधिकार में वर्णित विधि के समक्ष संरक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है? विधि के समक्ष संरक्षण, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। विधि के समक्ष संरक्षण का वर्णन किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है आयरलैंड। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष संरक्षण का वर्णन है और अनुच्छेद 14 में ही विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता का वर्णन अनुच्छेद 14 में है, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। कनाडा से संघीय व्यवस्था, सॉरी संघात्मक व्यवस्था, फेडरल सिस्टम जो है कनाडा से लिया गया है। आयरलैंड से राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अर्थात इलेक्टोरल कॉलेज, उसके बाद जो है डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से लिया गया है। तो आइए आज के दूसरे नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का दूसरा नंबर सवाल है, राजनिधि से पोषित शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा निषेध है, निम्न अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 25, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 26, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 27 और ऑप्शन डी है 28। तो आप लोग भी जवाब देंगे इसका आंसर क्या होगा। तो देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि राजनिधि से पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 25। देखेंगे अनुच्छेद 25 में कहा गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 इसमें देखेंगे धार्मिक प्रबंधन, आप किसी भी धर्म को मानते हैं तो उसके लिए चल और अचल संपत्ति इकट्ठा कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 इसमें है धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर से मुक्ति, धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति, अर्थात धर्म के आधार पर कर नहीं लगाया जाएगा। तो आइए आज के तीसरे नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे तीसरा नंबर सवाल है, संविधान सभा द्वारा किसकी अध्यक्षता में मूल अधिकार पर परामर्श हेतु एक समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन है जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी है एनी बेसेंट। तो देखेंगे संविधान सभा द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकार समिति का गठन किया गया था और उसके जो है एक उप समिति था और उप समिति के अध्यक्ष जो थे जेबी कृपलानी थे। ठीक है, देखेंगे भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में प्रारूप समिति जिसे मसौदा समिति भी बोला जाता है, मसौदा समिति भी बोला जाता है, उसके अध्यक्ष थे।
देखेंगे भारत में मौलिक अधिकार की मांग सबसे पहले 1895 ईस्वी में किया गया था। स्वराज बिल के माध्यम से सबसे पहले फंडामेंटल राइट की मांग जो है किया गया था। ठीक है। और देखेंगे कांग्रेस के किस अधिवेशन में, तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पहली बार जो है 1931 में मांग किया गया था मौलिक अधिकार। कराची अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? देखेंगे ऑप्शन ए है अधिकार परीक्षा, ऑप्शन बी है परमादेश, ऑप्शन सी है उत्प्रेषण और ऑप्शन डी है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा अधीनस्थ न्यायालय के कार्यों का परीक्षण किया जाता है, जिसका आंसर हो जाएगा उत्प्रेषण। देखेंगे अधिकार परीक्षा, इसका अर्थ होता है किस प्राधिकार से अगर कोई कर्मचारी कोई पद धारण करता है जिसके लिए उसके पास योग्यता नहीं है, तो न्यायालय उनके खिलाफ को आरंटो यानी अधिकार परीक्षा जारी करता है कि आपने किस प्राधिकार से इस पद को धारण किया जिसके लिए आपके पास योग्यता नहीं था। देखेंगे परमादेश, इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। देखेंगे यह जो है कार्यपालिका और सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध जो है न्यायपालिका जारी करता है जब वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, देखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका तात्पर्य होता है सशरीर उपस्थित करो। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करता है तो उसे 24 घंटे के अंदर न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास उपस्थित करना अनिवार्य है। तो आइए आज के 5वें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 5वां नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है। न्यायिक पुनर्विलोकन जिसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, इसका प्रावधान क्या है? ऑप्शन ए है वैधिक प्रक्रिया या वैधानिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑप्शन सी है दृष्टांत और अभिसमय और ऑप्शन डी है नन। तो आप लोग ये बताएंगे न्यायिक पुनर्विलोकन जिसका वर्णन जो है संविधान के आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट में वर्णन है, और सर्वोच्च न्यायालय अगर पढ़ेंगे तो न्यायिक पुनर्विलोकन का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 137 में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का वर्णन है। चलेंगे आज के अगले सवाल को देखते हैं। वन मिनट। हेलो, चलेंगे देखेंगे 6वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में
राज्य का परिभाषा दिया गया है। देखेंगे ऑप्शन ए है अनुच्छेद 12, देखेंगे ऑप्शन बी है अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 14 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 15। तो देखेंगे राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दिया हुआ है। देखेंगे अनुच्छेद 13 जिसमें न्यायिक पुनर्विलोकन का वर्णन है। देखेंगे अनुच्छेद 14 जिसमें विधि के समक्ष समानता एवं विधि के समक्ष संरक्षण का प्रावधान है। और अनुच्छेद 15 जिसमें जाति, धर्म, लिंग, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया, जिसका वर्णन है। आइए आज के 7वें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का 7वां नंबर सवाल है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन निम्न में किसके अध्यक्षता में हुई थी? ऑप्शन ए है एल.एम. सिंघवी, ऑप्शन बी है पीपी मंडल, ऑप्शन सी है काका कालेकर और ऑप्शन सी है एमसी सीतलवाड़। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन काका कालेलकर की अध्यक्षता में किया गया था। देखेंगे पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में किया गया था, जिसने अपना रिपोर्ट 1955 में दिया था। देखेंगे काका कालेलकर के रिपोर्ट को सरकार के द्वारा मान्य नहीं किया गया। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, सेकेंड पिछड़ा वर्ग आयोग, सेकेंड ओबीसी कमीशन का गठन पीपी मंडल की अध्यक्षता में 1978 में, देखेंगे कहीं कहीं 1979 भी देता है, में गठन किया गया था। पीपी मंडल बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में सेकेंड बीपी ओबीसी कमीशन का गठन किया गया था, जिसने अपना रिपोर्ट 1980 में दिया था। और पीपी मंडल कमीशन ने ही ओबीसी को 27% आरक्षण देने की सिफारिश किया था। देखेंगे मंडल कमीशन ने पाया कि देश की कुल आबादी में 53% ओबीसी है, जिनकी नौकरी में भागीदारी मात्र 4% है। इसीलिए उन्होंने ओबीसी को 27% आरक्षण देने का सिफारिश किया था। देखेंगे पीपी मंडल कमीशन ने 3743 जाति को ओबीसी के रूप में चिन्हित किया था। ठीक है। देखेंगे एल.एम. सिंघवी समिति जो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता देने के लिए पंचायती राज संस्था को मान्यता देने की सिफारिश की थी। ठीक है। एमसी सीतलवाड़, देखेंगे भारत के प्रथम महान्यायवादी जो थे एमसी सीतलवाड़ थे। ठीक है। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का अगला सवाल है, निम्न में से कौन से रिट अधीनस्थ न्यायालयों का अधिकरणों के विरुद्ध कार्यवाही को रोकने हेतु जारी की जाती है? देखेंगे फिर से, निम्न में से कौन सी रिट अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकरणों के विरुद्ध कार्यवाही को रोकने हेतु जारी की जाती है? देखेंगे ऑप्शन ए है प्रतिषेध, ऑप्शन बी है उत्प्रेषण, ऑप्शन सी है अधिकार परीक्षा और ऑप्शन डी है परमादेश। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा प्रतिषेध। देखेंगे सुप्रीम कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय को यानी हाई कोर्ट जो है
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अधीनस्थ अपने अपने अधीनस्थ न्यायालय को यह जारी किया जाता है जब मामला अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे हो। देखेंगे यह अभी चल रहा है, इस पर फैसला सुनाया नहीं गया है, यह न्यायालय में अभी मामला चल रहा है। उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी करता है। देखेंगे उत्प्रेषण, यह भी जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध ही जारी किया जाता है, लेकिन इस मामले में डिसीजन आ गया है, यानी किसी मामले में न्यायालय ने डिसीजन दे दिया है तब है। अधिकार परीक्षा को आरंटो, यह किस प्राधिकार से जब कोई व्यक्ति किसी पद को धारण करता है तो न्यायालय उसके विरुद्ध अधिकार परीक्षा जारी करता है, जो आपने इस पद को क्यों धारण किया जिसके लिए आपके पास योग्यता नहीं था। परमादेश, हम आदेश देते हैं जब कोई कार्यपालिका या सरकारी कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध परमादेश जारी किया जाता है। आइए आज के 9 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद न्यायालय को शक्ति देता है कि विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि को न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है? न्यायिक पुनर्विलोकन, आइए ऑप्शन ए है अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 32 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 35। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 13। देखेंगे अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनर्विलोकन का वर्णन है। अनुच्छेद 12 में राज्यों की परिभाषा का वर्णन है। देखेंगे अनुच्छेद 32, इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 35 में संसद को अधिकार देता है कि संसद मौलिक अधिकार से संबंधित कानून बना सकता है। तो आइए आज के 10वें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 10वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को झंडा फहराने का अधिकार प्रदान करता है? झंडा फहराने का अधिकार। देखेंगे ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 16 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 18। झंडा फहराने का अधिकार फंडामेंटल राइट है। देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19। देखेंगे वर्ष 2004 में नवीन जिंदल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि झंडा फहराने का अधिकार अनुच्छेद 19 का खंड 1 का 1 के तहत झंडा फहराने का अधिकार फंडामेंटल राइट है। कोई भी व्यक्ति अपने निजी शिक्षण संस्थानों पर भी झंडा फहरा सकता है। देखेंगे आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत का वर्णन करता है। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का 11 नंबर सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए देखेंगे अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। ऑप्शन बी है अधिकार वे विशेषाधिकार है जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है। ऑप्शन सी है अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ऑप्शन डी है अधिकार लोगों के विरुद्ध
कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो देखेंगे फंडामेंटल राइट की बात करता है, तो देखेंगे फंडामेंटल राइट राज्य के विरुद्ध नागरिकों को दिया जाता है। देखेंगे जो अधिकार संविधान में वर्णित है, अगर राज्य उसे पूरा नहीं करता है तो नागरिक उसके विरोध में न्यायालय में जा सकता है। अर्थात मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट राज्य के विरोध नागरिकों को दिया गया है। तो आइए आज के 12वें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 12 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक समुदाय को अपने मनपसंद शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है। देखेंगे ऑप्शन ए है अनुच्छेद 28, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 29, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 30 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 31। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन अल्पसंख्यक समुदाय को मनपसंद, तो आंसर हो जाएगा इसका 30। देखेंगे अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यक समुदाय को अपने मनपसंद के शिक्षण संस्थानों के गठन की अनुमति देता है। अब देखेंगे अनुच्छेद 28। देखेंगे अनुच्छेद 28 जो है शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, उसका वर्णन है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपने संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है। देखेंगे अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार का वर्णन था, जिसे 44वें अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो आइए आज के 13 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 13 नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद खाप पंचायत को निषेध करता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 18 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 15। आप लोग बताएंगे खाप पंचायत को निषेध करता है। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। देखेंगे खाप पंचायत है क्या। देखेंगे खास करके राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब उच्च कुल के लड़के निम्न कुल के लड़का से या निम्न कुल का लड़की उच्च कुल के लड़का से शादी करते हैं, तो वहां के लोगों के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा उन्हें कठोर दंड दिए जाते थे और इसे मना किए जाते थे, कठोर सजा दिए जाते थे। तो सरकार ने इस खाप पंचायत को, उसे ही खाप पंचायत कहा जाता है, इंटरकास्ट मैरिज, तो अस्पृश्यता के अंत में सरकार ने उसे प्रतिबंधित कर रखा है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। देखेंगे अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का वर्णन है। अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, लिंग, निवास स्थान के आधार पर राज्य भेदभाव को रोकेगा, इसका वर्णन है। तो आइए आज के 14 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 14 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालकों को खतरनाक काम में नियोजन को प्रतिबंधित करता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 23, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 20। तो देखेंगे अनुच्छेद 24 अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 24 जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में नियोजन को प्रतिबंधित करता है। अर्थात अनुच्छेद 24 बाल श्रम को, अनुच्छेद 24 बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है, बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 23। देखेंगे अनुच्छेद 23 बलात्कार श्रम का मतलब होता है बलपूर्वक
काम कराना। बेगारी, देखेंगे बेगारी का अर्थ होता है बिना मजदूरी के काम लेना। बधुआ मजदूरी, बधुआ मजदूरी, मानव तस्करी को, इन सभी को अनुच्छेद 23 प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन करता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन करता है। अनुच्छेद 20 दो सीधी के संबंध में, दो सीधी के संबंध में संरक्षण, दो सीधी के संबंध में संरक्षण का वर्णन करता है। आइए आज के 15वें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का 15 नंबर सवाल है, स्वच्छ जल पीने का अधिकार वर्णित है। स्वच्छ जल पीने का अधिकार वर्णन है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21, जीवन जीने की स्वतंत्रता, जिसका वर्णन अनुच्छेद 21 में है। इसी में कहा गया है, अनुच्छेद 21 कहता है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार है, स्वच्छ पेयजल पीने का अधिकार है, एकांतवास का अधिकार है, मनपसंद शादी करने का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, सारे बातों का वर्णन अनुच्छेद 21 में है। विदेश भ्रमण का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। देखेंगे अगर पूछेगा भारत में भ्रमण, भारत में आप कहीं भी भ्रमण करने की बात करता है, ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 19 में भारत में भ्रमण और अनुच्छेद 21 में विदेश में भ्रमण करने का अधिकार देता है। देखेंगे अनुच्छेद 20 दो सीधी के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण की बात करता है। ठीक है, आइए आज के 16 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 16 नंबर सवाल है, हाल ही में आर्थिक आरक्षण देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 19 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 21। अब देखेंगे यहां से खुद शुरू होता है, केवल ए एंड सी, ऑप्शन बी है केवल ए एंड बी, ऑप्शन सी है केवल बी और ऑप्शन डी है सभी। तो आप लोग बताएंगे आर्थिक आरक्षण देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? तो देखेंगे अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखेंगे 124वें अमेंडमेंट के द्वारा 2019 में संविधान के आर्टिकल 15 का 6 जोड़ा गया, जिसमें शिक्षण संस्थान में नामांकन में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया। ठीक है, और देखेंगे 124वें अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 16 का 6 जोड़ा गया, जिसमें सरकारी नौकरी में ईडब्ल्यूएस को यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, देखेंगे अनुच्छेद 16 का खंड 6 जोड़ा गया, जिसमें सरकारी नौकरी में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15 और 16 अर्थात ऑप्शन बी। आइए आज के 17 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 17 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस आधार पर नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए है भारत की संप्रभुता, ऑप्शन बी है लोक व्यवस्था, ऑप्शन सी है न्यायपालिका का अपमान, ऑप्शन डी है
अवांछनीय आलोचना। तो देखेंगे इसका हो जाएगा आंसर अवांछनीय आलोचना। आप जानते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में देश के नागरिकों के सरकार के कार्यों की आलोचना करने का अधिकार है। आप जो है आलोचना कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी। भारत की संप्रभुता को अगर प्रभावित करते हैं तो उसको प्रतिबंधित किया जाएगा। अगर लोक व्यवस्था प्रभावित होता है या आप न्यायपालिका का अपमान करते हैं तो आप पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन अगर सरकार की आलोचना करते हैं तो आप पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा डी। आइए आज का 18 नंबर सवाल को देखते हैं। संपत्ति के अधिकार को इस संविधान संशोधन के द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया। आइए ऑप्शन ए है 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 86वें संविधान संशोधन और ऑप्शन डी है 93वें संविधान संशोधन। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन। देखेंगे 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था और इस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया और अब यह संविधान के भाग 12 और आर्टिकल 301 के अंतर्गत शामिल है। अब बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन। देखेंगे 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। देखेंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में बहुत सारे परिवर्तन किए गए, जिसमें 5वीं लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ा के 6 वर्ष कर दिया गया। देखेंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही संविधान में मौलिक कर्तव्य को भी शामिल किया गया। देखेंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही यह प्रावधान किया गया कि अगर संसद किसी विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बात होंगे। देखेंगे 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में होता है, इसके द्वारा आर्टिकल 21A जोड़ा गया। आर्टिकल 21A जोड़ा गया जिसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को फंडामेंटल राइट बनाया गया और साथ ही साथ 11वें मौलिक अधिकार को भी इसी अनुच्छेद के द्वारा जोड़ा गया। 93वें संविधान संशोधन जो कि 2005 में होता है, इसके द्वारा आर्टिकल देखेंगे 15 का खंड 5 जोड़ा गया, जिसके द्वारा उच्च शिक्षण संस्थान, तकनीकी शिक्षण संस्थान जैसे IIT, IIM, एम्स, इन सारे शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। तो आइए आज हम लोग मौलिक अधिकार के पार्ट 3 में 19 सवाल करने वाले हैं, जो आज के अंतिम सवाल है आपके सामने है। तो देखेंगे 19 नंबर सवाल क्या कहता है। इंटरनेट, देखेंगे इंटरनेट का इस्तेमाल निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। इंटरनेट का इस्तेमाल देखेंगे इधर ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 19 का खंड 1 का सब क्लॉज ए, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19 का खंड 1 का सब क्लॉज बी, ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 19 का खंड 1 का सब क्लॉज डी और ऑप्शन है अनुच्छेद 19 का 1 का सब क्लॉज जी। अब इधर ऑप्शन है केवल ए, ऑप्शन बी है केवल ए 1 और 2, ऑप्शन सी है 1 एवं 4 और ऑप्शन डी है 1 और 3। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे इंटरनेट का इस्तेमाल करने का वर्णन किस आर्टिकल में है। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 का 1 का ए, जिसे राइट टू एक्सप्रेशन है। इसी में प्रेस की स्वतंत्रता का भी वर्णन है। प्रेस की स्वतंत्रता का भी वर्णन इसी आर्टिकल में है। देखेंगे उसके बाद जो है अनुच्छेद 19 का 1 का जी, जिसमें व्यक्ति को उपजीविका का वर्णन है। अर्थात कहा गया है कि अनुच्छेद 19 का 1 के जी में भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीव को पालन के लिए
अपने जीविका को चलाने के लिए मनपसंद व्यापार रोजगार कर सकता है। आज देखे होंगे कोई भी रोजगार, कोई भी व्यापार बिना इंटरनेट के संभव नहीं है। आप लोग भी जाते होंगे दुकान पर, आप लोग भी जोमेटो से, फ्लिपकार्ट से, अमेजन से सामान खरीदारी कर रहे हैं, बिना इंटरनेट का संभव नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो इंटरनेट चलाने का अधिकार फंडामेंटल राइट है, जो अनुच्छेद 19 का 1 का ए और अनुच्छेद 19 का 1 के जी के तहत है, अर्थात आंसर हो जाएगा 1 और 4 अर्थात सी। तो देखेंगे इस प्रकार से हम लोग जो है मौलिक अधिकार के पार्ट 3 में 19 महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन किया। फिर से हम लोग अगले वीडियो में फिर राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।